हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, जब मैं छोटा था तब 1966 की एक मूवी थी फैंटास्टिक वॉयज। तो जब मैंने वो मूवी देखी तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। उस मूवी में दिखाते हैं कि एक सबमरीन को छोटा करके और ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और जो अंदर उसमें जो सबमरीन के अंदर जो साइंटिस्ट रहते हैं वो जाके ब्रेन ट्यूमर में पहुँच के और वहाँ पे जो कैंसर सेल्स होते हैं उनसे लड़ाई करते हैं। तो मैं वो देख के काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। उसके बाद 1987 में भी एक मूवी आई थी जिसके स्टीवन स्पीलबर्ग एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। मूवी का नाम था इनर स्पेस। उसमें भी मोर और लेस यही स्टोरी थी कि कुछ डॉक्टर्स को माइक्रोस्कोपिकली काफ़ी छोटा बना के और ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद वो अंदर ब्लड वेसल्स में और लंग्स में और जगह जगह जाके और इवेंचुअली लड़ाई करते हैं और जीतते हैं। तो हमेशा से हम लोगों के मन में ये रहा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, उसके अंदर झांकने की एक जो इच्छा है हमेशा से रही है। और आज हम काफ़ी एडवांस लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं अपनी सर्जरीज़ में, जिसमें हम छोटे छोटे कैमरास को ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल देते हैं और सर्जरीज़ परफॉर्म करते हैं। रोबोटिक सर्जरीज़ आ गई हैं जिससे कि बहुत ही छोटे छोटे होल्स करके हम ह्यूमन बॉडी के अंदर चीज़ों को देख सकते हैं और उन्हें डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं इन चीज़ों की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी? मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें एविडेंस मिलता है, जो इवोल्यूशन ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कैसे हुई, इसके बारे में अगर हम पीछे जाएं तो इन चीज़ों की शुरुआत 1806 9 दिसंबर की उस शाम को हुई थी। वो दिन एक रिवॉल्यूशनरी दिन था सर्जरी के इतिहास में। ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना, वहाँ पर जो सर्जन्स की एक सोसाइटी जिसको जोसेफाइनम कहा जाता था, उस दिन उसकी मीटिंग थी जिसमें सारे प्रोफेसर शामिल थे। तो मीटिंग तो खत्म हो गई लेकिन कुछ प्रोफेसर्स रुक गए। दरअसल उनको इंतज़ार था उस एक पैकेज को खोलने का जो एक फिलिप बॉजिनी नाम का एक जर्मन सर्जन था जो फ्रैंकफर्ट से था। तो उसने वो जो डब्बा था, जो बॉक्स था, वो इस सोसाइटी के जो सीनियर सर्जन्स थे उनके पास भेजा था चेक करने के लिए। इस बॉक्स के अंदर एक डिवाइस था जिसको फिलिप बॉजिनी ने लिच लाइटर का नाम दिया, जिसका मतलब होता है लाइट कंडक्टर। तो फिलिप बॉजिनी का ये कहना था कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जिसके द्वारा हम ह्यूमन बॉडीज़ के जो ओपनिंग्स हैं, जैसे ईयर ओपनिंग है या एनल ओपनिंग है या विजाइनल ओपनिंग है या यूरिथ्रल ओपनिंग है, वहाँ से हम अंदर झांक सकते हैं और देख सकते हैं। उस वक्त तो ये आइडिया काफ़ी रिवॉल्यूशनरी आइडिया था और जो सारे सर्जन्स थे उन्होंने विश्वास करने से मना कर दिया। तो उस रात जब उन्होंने वो जो डिब्बा खोला तो उसके अंदर जो डिवाइस निकला, लिच लाइटर, और एक एक करके एक डेड बॉडी थी जो बेसमेंट में रखी हुई थी। एक एक करके सारे प्रोफेसर्स ने उस बॉडी की जो कैविटीज़ थी उसमें उस डिवाइस के थ्रू झांकने की कोशिश करी और वो दंग रह गए। तो ये शुरुआत थी लैप्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक सर्जरी की। इसके बाद इस जो प्रोटोटाइप में जो लिच लाइटर जो फिलिप बॉजिनी ने बनाया था उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस होते गए, और सबसे पहला जो एंडोस्कोप था वो फ्रांस के प्रोफेसर एंटोनियो जीन ने इसको एंडोस्कोप का नाम दिया। इन चीज़ों में रिवॉल्यूशन जब आया जब 1879 में एक वियना का एक लोकल इंस्ट्रूमेंट मेकर था जिसका नाम था जोसेफ लाइटर। उसने वहीं का एक सर्जन जिसका नाम था मैक्स नीड्स, तो मैक्स नीड्स ने जोसेफ लीटर के संग मिलके फिलिप बॉजिनी का लिच लाइटर था उसमें काफ़ी चेंजेस करे और उसको उन्होंने एक लंबी रॉड में कन्वर्ट किया। उसको उन्होंने नाम दिया सिस्टोस्कोप। उस मशीन की सहायता से पहली बार वो यूरेथ्रा के द्वारा अंदर जाके झांक पाए कि यूरिनरी ब्लैडर कैसा दिखता है। उसमें उन्होंने ये सबसे बड़ा परिवर्तन किया कि जो लाइट सोर्स था जो फिलिप बॉजिनी के इंस्ट्रूमेंट में बाहर था, वो नीड्स ने जो सिस्टोस्कोप बनाया उसमें वो उसने एक हॉट वायर जो जब ग्लो करता है तो रोशनी देने लगता है, जो लाइट सोर्स था वो बॉडी के अंदर ही उस ट्यूब के द्वारा पहुंचा के और झांकने की कोशिश करी, जिसमें वो पूरी तरह सफल रहे। और आपको जानकर हैरत होगी कि यह सब उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन के बल्ब के जो इन्वेंशन से 6 महीने पहले ही करके दिखा दिया था। इस घटना ने जोसेफ लाइटर को रातों रात फेमस कर दिया। अब जोसेफ लाइटर ने सोचा कि अगर हम लोग बॉडी की बाकी कैविटीज़ में देख सकते हैं, झांक सकते हैं, यूरेथ्रा में से हम अंदर जाके झांक सकते हैं, ब्लैडर देख सकते हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा डिवाइस बनाएं जिससे हम इंसान के पेट के अंदर भी देख पाएँ। तो जोसेफ लाइटर ने ऑस्ट्रिया के ही एक काफ़ी फेमस सर्जन जिनका नाम मेरे ख्याल से हर कोई सर्जन जानता होगा, प्रोफेसर बिलरॉथ, उनके असिस्टेंट के साथ मिलकर एक डिवाइस बनाया जिसको उन्होंने एंडोस्कोप कहा। वो एक लंबा ट्यूब था जिसके टिप पर
एक लाइट सोर्स था जिसको पानी के द्वारा ठंडा किया जाता था। अब उन्होंने ये डिवाइस तो बना लिया, ये इंस्ट्रूमेंट तो बना लिया, लेकिन सवाल ये उठता था कि वो इसको यूज़ कैसे करें ह्यूमन बॉडी पे, क्योंकि ये एक उन्हें इसके लिए कोई सब्जेक्ट चाहिए था। तो आपको जान के हैरत होगी कि उन्होंने उस दौरान जो सर्कस में काम करने वाले लोगों में से एक आर्टिस्ट को पकड़ा, जो कि एक स्वॉर्ड स्वॉलोअर था, जो तलवार पूरी निगल जाते हैं बिना किसी तकलीफ़ के। और वो ऐसा किसी जादू के कारण नहीं करते, बल्कि उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपना पूरा फूड पाइप और स्टमक को अलाइन कर लेते हैं। तो जोसेफ लाइटर ने प्रोफेसर बिलरॉथ के असिस्टेंट के साथ मिलकर सबसे पहले इसका प्रयोग किया उस सर्कस के आर्टिस्ट पे, जो कि एक स्वॉर्ड स्वॉलोअर था। उन्होंने उसको लिटा दिया और उसके मुंह के थ्रू एक लंबा पाइप जिसके आगे एक लाइट सोर्स था वो डाला और वो स्टमक तक पहुंच पाए। यही इंस्ट्रूमेंट गैस्ट्रोस्कोप या एंडोस्कोप के नाम से फेमस हुआ। आज जो हम लोग एंडोस्कोपीज करते हैं वो एक रॉड ना होते हुए एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, लेकिन शुरुआत में ये इसी तरीके से बनाया गया था। इस दौरान एक और सर्जन थे, कैलिंग के नाम से फेमस थे। तो कैलिंग उस समय कुछ और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे डॉग्स के ऊपर, जिसमें उनका ये कहना था कि अगर हम पेट का प्रेशर बढ़ा सकें तो हम पेट के अंदर होने वाली जो ब्लीडिंग्स हैं उसको इस प्रेशर के द्वारा रोक सकते हैं। इसके लिए वो डॉग्स का यूज़ कर रहे थे। तो वो करते ये थे कि वो आर्टिफिशियली डॉग्स के लिवर में इंजरी करते थे और उसके बाद नीडल के थ्रू डॉग्स के अंदर एक जो रूम एयर होती है उसको भर देते थे। लेकिन वो बड़े परेशान हुए देख के कि जो डॉग्स थे वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तब उन्हें ये आइडिया आया कि क्यों ना वो नीड्स के द्वारा बनाया हुआ सिस्टोस्कोप इन डॉग्स के अंदर डाल के देखें कि एक्चुअली होता क्या है। और दोस्तों उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने देखा कि ये जो पेट का प्रेशर हवा से जो वो बढ़ा देते हैं पंप के द्वारा हवा भर के, उससे ब्लीडिंग तो नहीं रुकती, लेकिन वो पेट के अंदर के जो सारे अंग हैं उनको देख पाए और यहाँ से डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी का जन्म हुआ। तो कैलिंग ने फिर उसके बाद एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने सबसे पहले एक डॉग के ऊपर ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैसे हम अंदर हवा डाल सकते हैं, रूम एयर, और वो डेंजरस नहीं होती, और उसके बाद हम अंदर अपना सिस्टोस्कोप डाल के उसको देख सकते हैं। यहीं पे डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी का जन्म हुआ। इसके बाद काफ़ी और धीरे धीरे इन्वेंशंस होते गए, जिसमें कि तरह तरह की एयर्स, रूम एयर, ऑक्सीजन और भी दूसरी गैसेस को पेट में डाल के देखा गया। और तब एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि एक बार ऑक्सीजन जब पेट में डाली गई तो इससे आग लग गई। तब से फिर ऑक्सीजन का जो यूज़ है उसको अबंडन किया गया और आज हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं जो पेट में हवा भरते हैं लैप्रोस्कोपी के टाइम पे, क्योंकि वो एक बहुत ही सेफ गैस हो। उसके बाद 1966 में प्रोफेसर कर्ट सैम, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक ऑटोमेटिक इंसफलेटर बनाया जिसके द्वारा वो पेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो भरा जाता था वो एक फिक्स प्रेशर पे रह पाता था। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था। फिर इसमें एक बहुत बड़ा लैंडमार्क आया जब 1969 में चार्ज्ड कपल डिवाइस यानी कि सीसीडी कैमरा का इन्वेंशन हुआ, जो कि स्मिथ और बॉयल ने मिलकर किया था। तो इसके बाद एक काफ़ी बड़ा रिवॉल्यूशन आया लैप्रोस्कोपी के फील्ड में, जिसमें कि जो लैप्रोस्कोप था उसको तो नॉर्मली लैप्रोस्कोप के एक टिप पे हम आँख लगा के पेट के अंदर देखते थे और दूसरे हाथ से काम करते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इट वाज अर्गोनॉमिकली वेरी डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म अ लैप्रोस्कोपी ड्यूरिंग दोज टाइम्स। लेकिन जब चार्ज कपल डिवाइस के बाद जब कैमरे का इन्वेंशन हुआ और वो कैमरा धीरे धीरे छोटा होते होते 1987 में जब वो इतना छोटा हो गया कि हम उसको एंडोस्कोप के ऊपर लगा सकते थे, तब ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन माना गया। फिर 1985 में जर्मन प्रोफेसर एरिक मूहे, इन्होंने सबसे पहली लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी करी और उन्होंने सोचा कि मैं अपनी इस फीट को प्रेजेंट करता हूँ जर्मन सर्जन सोसाइटी में। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि ना सिर्फ उन्हें काफ़ी बदनामी का सामना करना पड़ा, काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन जो जर्मन सर्जिकल सोसाइटी थी, इन्होंने प्रोफेसर एरिक मूहे का बॉयकॉट कर दिया। सोचिए, आज हम जो लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, जिस आदमी ने सबसे पहली बार वो सर्जरी करी उसका बॉयकॉट हो गया। बाद में जर्मन सर्जन सोसाइटी ने अपनी गलती मानी और अमेरिकन सोसाइटी ने भी अपनी गलती मानी और उनको बाद में तरह तरह के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1987 में एक फ्रेंच गायनेकोलॉजिस्ट फिलिप्स मूरे, इन्होंने पहली वीडियो लैप्रोस्कोपी करी और इसके बाद से
जो लेप्रोस्कोपी एक वाइल्ड फायर की तरह फैलती चली गई। और फ्रेंड्स, आज ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो हम लेप्रोस्कोप से ना कर पाते हों। इस फील्ड में जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन 2001 में आया, जब न्यूयॉर्क में बैठे हुए सर्जन्स ने स्ट्रासबर्ग फ्रांस में बैठे हुए सर्जन्स के साथ मिलकर एक पेशेंट को ऑपरेट किया, और इन दोनों में करीब 4000 माइल्स की दूरी है। इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशन लिंडबर्ग का नाम दिया गया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने कहाँ से अपनी ये जो यात्रा है वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की वो शुरू करी, और आज के दौर में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो हम लैप्रोस्कोप के माध्यम से ना कर पाएँ। इसका फ़ायदा हम सभी जानते हैं। इट्स अ की होल प्रोसीजर, छोटे छोटे छेदों के द्वारा हो जाता है। एक्सपर्ट सर्जन्स को काफ़ी कम समय में कर देते हैं, और पेशेंट की जो रिकवरी है वो काफ़ी जल्दी होती है। इसके अलावा जो स्कार है वो बहुत छोटा होता है, और मरीज को पेन भी लगभग ना के बराबर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हम जल्दी ही अगले वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।